हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में हम करेंगे आपका बैलेंस शीट भी। तो आज हम बेसिकली कुछ कंसेप्ट पे स्टडीज करने वाले हैं। मैंने पहले से लिख कर रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? ये एक सिमिलर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। जैसे हम क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाते थे, एकदम तकरीबन एकदम सेम वैसा ही है, ठीक है। सिर्फ उस पर एक कवर डाल दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ठीक है। जैसे हम आगे करेंगे तो मालूम चल रहा है। ये इस पे कुछ थोड़ा सा नोट से देखो क्या बोलता है कि दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट आर रिलेटेड टू दी करंट ईयर। जो भी आपके करंट ईयर के ट्रांजेक्शन है उनको ही वो रिकॉर्ड करेगा और किसी को भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरा चीज ये इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्रूअल बेसिस के ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करेगा। करेक्ट? अच्छा, फिर क्या है? क्लोजिंग बैलेंस शोज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। वो आपको क्या शो करके दिखाएंगे? वो आपको आइदर सरप्लस दिखेगा, ठीक है, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में, आइदर आपको डेफिसिट दिखेगा। सरप्लस का मतलब क्या है? प्रॉफिट। डेफिसिट का मतलब है लॉस। करेक्ट है? नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ये किसके बेसिस पे बनेगा? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में का जो आपका अकाउंट आप बनाओगे उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होंगे उसके बेसिस पे ये अकाउंट बनेगा। करेक्ट है? नेक्स्ट आपका है रेवेन्यू। सॉरी, इसमें कुछ पॉइंट रखना है कि इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होंगे और कोई भी नेचर के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्लियर है? दूसरा चीज़ कि ये एक्रूअल बेसिस पे होता है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो एक्रूअल बेसिस होंगे। एक्रूअल बेसिस हुआ इसका मतलब क्या है कि आपको एडजस्टमेंट या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होगा क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे क्या है? अब इसका आप फॉर्मेट देखिए। अगर आप बुक में फॉर्मेट देखेंगे तो बहुत सारे आइटम्स है, लेकिन अगर आपने इसमें एक चीज़ पे महारत हासिल कर ली, वो क्या था हमारा? वो हमारा था कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट। तो अगर इसको समझना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ज़्यादा समझना है, अच्छे से करना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कैपिटल नेचर को, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस को, और साथ में रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस को। ठीक है? अगर आपने इन दोनों पे महारत हासिल कर ली तो आपका एनपीओ जो है वो पूरा का पूरा इजी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। बट अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको डिफिकल्टीज हो सकता है। करेक्ट है? अच्छा, फॉर्मेट देखिए क्या बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनेगा? ये मेरा एक्सपेंडिचर साइड होगा, ये मेरा इनकम साइड होगा। जैसे कि हमारा पीएल में था, पीएल में हम क्या करते थे? पीएल अकाउंट लिखते थे, ये मेरे सारे एक्सपेंसेस, ये मेरे सारे इनकम। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम। देखिए, अकाउंट बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन लिखते हैं पहले एक्सपेंडिचर और इनकम कर। फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो भी रेवेन्यू पेमेंट होंगे, जो भी आपके जितने भी रेवेन्यू पेमेंट होंगे वो सारे के सारे आइटम्स यहाँ आएंगे। करेक्ट है? साथ में एडजस्टमेंट के साथ में आएंगे, अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट नहीं, अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट। वैसे ही क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट। करेक्ट है? जो भी आपके एडजस्टमेंट होंगे वो। फर्ज करो कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका लिखा गया है कि सैलरी कितना है? 11,000 पेमेंट की है, ठीक है। और साथ में आपको नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है कि 1 मंथ सैलरी इज ड्यू। सॉरी, तो इसका क्या मतलब है कि आपका एक्चुअल सैलरी कितना होना चाहिए था? इसका एक्चुअल सैलरी होना चाहिए था 11,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 12,000। तो ये वाला जो आपका पेमेंट हो रहा है वो आप यहाँ दिखाएंगे, मतलब सैलरी दिखाएंगे 11,000, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, जैसे हम पीएल अकाउंट में करते थे, सेम वैसा ही। अच्छा, अगर आपके पास कुछ और भी अदर एक्सपेंडिचर्स हैं तो भी आप उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई अदर इनकम है तो वो भी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। करेक्ट है? समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका है, जब इसको हम टैली करेंगे तो आइदर हमें सरप्लस मिलेगा, क्या मिलेगा? सरप्लस मिलेगा, आइदर हमें
डेफिसिट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गया। सरप्लस का मतलब बताया मैंने आपको बताया पहले ही कि ये हमारा प्रॉफिट होता है, डेफिसिट का मतलब हमें लॉस होता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना वो आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं हम फॉर्मेट बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के बारे में आपको पता है, हमने क्लास 11 में किया ही है कि लायबिलिटी होता है, एसेट्स होता है, बट साथ में इसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल होंगे ना वो कुछ फंड के बेसिस पे होगा। ठीक है, देखो हमारा नॉर्मल बेसिस पे क्या होता है, कैपिटल हो जाता है, वहाँ पर ही फिक्स कैपिटल होते हैं, करंट कैपिटल होते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पे भी वैसे ही कुछ कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल जो है वो उनके दो अलग नाम है और दो ही नाम है, वो है आपका कैपिटल फंड और स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड में आपको बहुत टाइप के फंड्स मिल सकते हैं। अगर आप बुक के एग्जांपल्स देखो या बुक में आप अपना फॉर्मेट देखो तो आपको मैच फंड मिल सकता है, टूर्नामेंट फंड मिल सकता है, बिल्डिंग फंड मिल सकता है, आपको पवेलियन फंड मिल सकता है। ठीक है, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग अलग फंड्स आपको मिल सकते हैं। तो उन सब फंड को हम क्या बोलेंगे? आपका स्पेसिफिक फंड बोलेंगे। और जो कैपिटल फंड है वो हमारा जनरल फंड होगा, मतलब ये कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, ये आप इस पैसे का कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है या फिर ऐसा कोई भी एसेट्स हो सकते हैं जो आम आदमियों के लिए अवेलेबल, दैट इज जनरल फंड। इसका फॉर्मेट क्या बोलता है? ओपनिंग बैलेंस प्लस सरप्लस माइनस डेफिसिट, ये दोनों में से कोई भी एक होगा, याद रखना, आइदर सरप्लस आइदर डेफिसिट। उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, इस पे हम बताता हूँ मैं क्या करना है, कैसे करना है, लिख लो फॉर्मेट। उसके बाद आपका स्पेसिफिक फंड में भी आपको ओपनिंग बैलेंस होगा प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। ये अगर आपने आपका स्पेसिफिक फंड है उसका आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आप यहाँ ऐड करोगे। तो स्पेसिफिक फंड में जो भी पैसा उस फंड से रिलेटेड होगा, अगर आएगा तो मैं इसमें ऐड करूंगा, अगर जाएगा तो उसे हम लेस करेंगे। करेक्ट है। माइनस रिलेटेड एक्सपेंसेस, अगर कुछ भी खर्चे हैं तो माइनस करेंगे। माइनस ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड, ये पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हम आराम से डिस्कशन करने वाले हैं। फिर अदर आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड इफ एनी, अगर कुछ भी है तो। फिर अदर लायबिलिटीज, मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगे। एसेट साइड में आपके पास फिक्स एसेट्स होगा। ठीक है, जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरीज हो गए, कुछ भी हैं तो वो आपका आएंगे। स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट में क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई फंड अवेलेबल है, उस फंड का यूटिलाइजेशन आप अभी नहीं करने वाले हैं, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको उसको यूज़ करना है, तो आप उसे आइडल तो रखोगे नहीं, फ़ायदा कुछ है नहीं आइडल रख के, तो आप क्या करोगे कि उसे आप इन्वेस्ट कर दोगे। इन्वेस्ट करोगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही इन्वेस्टमेंट के चलते हमें यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। करेक्ट है। नेक्स्ट, बिल्डिंग पवेलियन फंड कंस्ट्रक्शन। देखो ये जो है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस आपका है। उसके बाद क्या है, अदर एसेट्स, कुछ भी अगर आपके पास है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसे आप यहाँ ऐड करेंगे। हम किस किस बारे पर डिटेल डिस्कशंस करने वाले हैं? ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड एंड बिल्डिंग एंड पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके। जैसे कि अभी हमें 2 पॉइंट पर डिस्कशन करना था, वो हमारा क्या क्या है, वो हमारा है ये कैपिटल फंड ट्रांसफ़र हो रहा है और एक हमारा बिल्डिंग एंड पब्लिक फंड का है। तो जब भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन का बात आएगा ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो अफेक्ट है वो आपका 3 जगह पे पड़ता है। एक एसेट्स पे पड़ रहा है, एक स्पेसिफिक फंड में पड़ रहा है और एक कैपिटल फंड में पड़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? अभी आप फर्ज करो कि अभी आपने एक फंड बनाया था, ठीक है, आपने पैसा जमा किया, आपने एक फंड बनाया था अपने घर के लिए। ठीक है, आप घर बनाओगे बोल के आपने एक फंड बनाया, हाउस फंड बनाया। क्या बनाया? हाउस फंड बनाया। ठीक है, और इसमें आपने 1 लाख रुपीज़ रखा। तो ये जो है, इसे आप एक तरीके का क्या मान के चलोगे? एक तरीके का आप कैपिटल मान के चलोगे, एक तरीके का
कैपिटल मान के चलोगे, सही है। ओके, लेकिन जब आपने ये फंड बनाकर रखा है कि आप घर बनाओगे, अब आप क्या कर रहे हो, अब अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो। तो जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो क्या पूरा घर एक बार में बन जाएगा? नहीं ना, वो धीरे धीरे बनेगा, थोड़ा थोड़ा करके बनेगा, खर्च भी थोड़ा थोड़ा करके होगा। अभी आप फर्ज करो कि इसमें से आपने करीबन 20,000 रुपया का कंस्ट्रक्शन कर लिया, 20,000 रुपीज़ का इसमें आपका एक्सपेंसेस हो चुका है, ठीक है, एक्सपेंसेस हो चुका है, करेक्ट है। तो अभी आपके पास फंड में कितना पैसा बच गया? माइनस 20,000 रुपीज़। तो आपके हाथ में बच गया 80,000 रुपीज़, फंड बच गया, बैलेंस रिमेनिंग फंड, ठीक है, बैलेंस फंड। आपके हाउस फंड में कितना बचा हुआ है? 80,000 बचा हुआ है फंड आपका। अच्छा, अभी खर्च तो हो गया, दिख रहा है। ये जो आपने एक बिल्डिंग बना लिया, आधा अधूरा बिल्डिंग ही है, तो ये आधा अधूरा बिल्डिंग भी क्या आपके लिए एसेट्स है या नहीं है? हाँ सर, ये तो हमारे लिए एसेट्स तो है, सही है। तो अभी आप देखिए, क्या ये इक्वेशन हमारा सही हो रहा है? यहाँ पे कैपिटल फंड तो घट जा रहा है, प्लस ये जो हमारा एसेट्स है वो बढ़ जा रहा है। ये जो एसेट, जो भी एसेट्स होंगे वहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस 20,000 रुपीज़ हो गया। मतलब पवेलियन एंड बिल्डिंग फंड जो भी कंस्ट्रक्शन रहा वो यहाँ पर आके 20,000 दिखेगा, तो ये तो बढ़ गया। और साथ में क्या हुआ, ये फंड जो है आपका घट गया, ट्रांसफर, आपको जो खर्च है वो खर्च बढ़ हो गया, ठीक है। इसी के लिए ये जो आपका पैसा जो आपका यहाँ से माइनस हुआ है, इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, सर समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आया, ठीक है, समझते हैं फिर से एक बार। आपके पास में एक घर के लिए आपने 1 लाख रुपीज़ रखा है, सही है सर। उसमें से हमने घर बनाना स्टार्ट किया और हमने 20,000 रुपीज़ का खर्चा कर दिया, तो हमारा आधा कुछ घर बन चुका है, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा बन चुका है। तो अभी हमारे एसेट्स तो बढ़ गया, बिकॉज ये हमारा आधा अधूरा घर ही, लेकिन कुछ तो एसेट्स तो है वो हमारे लिए। तो 20,000 रुपीज़ का हमारा एसेट्स आ गया, ठीक है। अभी फंड में से मेरे पास कितना बच गया? फंड में बैलेंस मेरे पास बच गया 80,000 रुपीज़, सही है सर। बात समझिए, आपका जो स्पेसिफिक फंड था वो घटा, लेकिन जैसे ही आपका एसेट इंक्रीज किया, आपका जो बस जो नॉर्मल फंड है, जो संपत्ति है, जो आपका कैपिटल है, वो भी तो बढ़ गया, वो भी तो इंक्रीज हो गया। हमने अपना अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था कि अगर आपके एसेट्स इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या मतलब था कि कैपिटल भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एसेट्स अगर आपके इंक्रीज करते हैं तो आपके कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। अब आपके पास में ये घर नहीं था, आपने ये घर बनाया, तो आपका संपत्ति भी बढ़ गया, आपका जो कैपिटल था, फिक्स्ड कैपिटल था, वो भी बढ़ गया, ठीक है। ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा सर। याद करिए, प्लान, बिल्डिंग, ये सब आपके कहीं ना कहीं एक तरीके का फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। तो आपका फिक्स्ड कैपिटल भी इंक्रीज किया। तो ये जो फंड था, ये फंड अब क्या हो गया? पहले ये स्पेसिफिकली सिर्फ घर बनाने के लिए था। जब आप ये घर बन जाएगा तो इस घर बन जाएगा, या फिर मान लो आप एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, अब आपने एक क्लब बना लिया या मैरिज का हॉल बना लिया, ठीक है। तो आप जब एक मैरिज का हॉल बना लोगे तो क्या आप उसे सिर्फ मैरिज के लिए दोगे बस, या फिर अदर कुछ फंक्शंस होंगे तो नहीं दोगे? दोगे ना। तो वो क्या हो गया? वो जनरल हो गया, ठीक है, वो कॉमन एरिया हो गया, कॉमन फंड हो गया, ठीक है। इसी के लिए आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो, अगर आप बिल्डिंग फंड में जितना आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उतना ही आप स्पेसिफिक फंड से माइनस करेंगे और सेम उसे ऐड कर देंगे आपका जनरल फंड में या कैपिटल फंड में, ठीक है। क्लियर है वो बात, समझ में आया? अच्छा, इसके साथ में ना कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स, एक सेकेंड। चलिए एक एग्जाम्पल करेंगे, लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। चलिए कुछ इमेजिनरी वैल्यूशंस ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास
ओपनिंग कैपिटल फंड जो है वो है 2 लाख रुपीज़ का। आपके पास ओपनिंग पवेलियन फंड है फर्ज करिए 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग टूर्नामेंट फंड है आपके पास चलिए 2 लाख रुपीज़ का, सही है। अच्छा, अब और क्या कर सकते हैं, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्ज कर लीजिए 60,000 रुपीज़ का, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आप डाल लीजिए। कितना है हमारे पास टूर्नामेंट फंड, 2 लाख रुपये है ना। चलिए डाल दीजिए 80,000 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद आप पवेलियन का एक्सपेंसेस डाल लीजिए, पवेलियन एक्सपेंसेस डाल लीजिए आप 20,000 का, सही है। अच्छा, और पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए तब पवेलियन का इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, पवेलियन फंड। अच्छा, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट तो डाला है ना, तो आप पवेलियन फंड इसको इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। चलिए, आपका कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, 60 किया है, तो चलिए 6,000 रुपीज़ मान लेते हैं। अच्छा, डोनेशन ले लेते हैं, डोनेशन फॉर आपका टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 90,000 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया, डोनेशन हो गया। चलिए, डोनेशन फॉर पवेलियन ले लीजिए आप, इसके लिए 50,000 रुपया, ठीक है। और कुछ तो आ जाए क्या, 1 मिनट। ठीक, इतना काफ़ी है। इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। इससे हम क्या बनाएंगे, हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने का मतलब क्या होता है, समझिए। इसका मतलब ये होता है कि हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बनाएंगे, वहाँ हम सब चीज़ तो डालेंगे, बट उसको टैली नहीं करेंगे, बिकॉज ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। और ये बैलेंस शीट जो है, ये सिर्फ इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और ये कंप्लीट भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो आइटम्स है वो कहाँ डाला जा रहा है, बस उसी को हम सिर्फ दिखा रहे हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया है। हमारे पास 3 फंड है, पवेलियन फंड है, टूर्नामेंट फंड है और कैपिटल फंड है। 3 फंड है, 3 फंड के ओपनिंग बैलेंस दिए गए हैं। तो अगर मैं बोलूँ, ओके, हमारे पास कितना फंड है, 3 टाइप के फंड है, ठीक है। तो 3 टाइप का फंड है, तो आप ये बोल सकते हो कि आपके पास में 3 बॉक्स हैं, ठीक है। 3 बॉक्स है जिसमें आपने पैसा रखा है, और इसे आप बोल रहे हो ये आपके लिए कैपिटल फंड हो गया,
ये आपके लिए पवेलियन फंड हो गया, सही है। और ये आपके लिए टूर्नामेंट फंड हो गया। आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस है, कुछ ना कुछ बैलेंस तो है, ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ बैलेंस है। अभी आप देखिए पवेलियन फंड में क्या किया आपने, इन्वेस्टमेंट किया, वो अलग हिस्सा है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुआ, खर्च हुए, तो खर्च कहाँ से जाएंगे, यहाँ से ही जाएंगे, जिस फंड का है उसी फंड से एक्सपेंसेस जाएगा, ठीक है। पवेलियन का एक्सपेंसेस हुआ, सॉरी पवेलियन का एक्सपेंसेस हुआ तो यहाँ से गया, टूर्नामेंट का फंड का एक्सपेंसेस हुआ तो यहाँ से गया। अच्छा, इंटरेस्ट आया, किस में आ गया इंटरेस्ट, आपका पवेलियन फंड का आया, तो आया तो इन हुआ, ये बढ़ जाएगा पैसा। अच्छा, टूर्नामेंट आपका डोनेशन मिला टूर्नामेंट फंड के लिए, पैसा आया तो ये बढ़ गया, डोनेशन फॉर द पवेलियन फंड आया तो पैसा आया तो बढ़ गया, ठीक है। तो अगर पैसा आएगा तो ये आपका बढ़ता जाएगा, पैसा जाएगा तो ये घटता जाएगा। सिमिलरली अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कोई भी डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन, जनरल डोनेशन आ रहे हैं तो इसमें ऐड होता जाएगा, अगर कुछ नॉर्मल खर्चे होते जाएंगे तो वो यहाँ से आउट होता जाएगा। तो हमें को सिर्फ यही देखना है, करना है कि कौन सा फंड में क्या पैसा आया या कैसा पैसा गया, उसी को प्लस और माइनस करना है, बस एकदम सिंपल सा काम है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं, ठीक है। बनाते हैं आपका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं आपका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अभी क्या बताया बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट का मतलब, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि ये बैलेंस शीट की तरह तो है लेकिन ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, याद रखिएगा इस बात को कि ये कंप्लीट बैलेंस शीट आपका नहीं है। तो अगर जब तक क्वेश्चन में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में बोला जाए, तो बोला कि शो द आइटम्स इन द बैलेंस शीट, तो आप हमेशा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, ना कि बैलेंस शीट बनाएंगे, सही है, याद रहेगा ये बात, वेरी गुड। अच्छा, अभी हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 3 टाइप के फंड है, कैपिटल फंड, प्रोविडेंट फंड, टूर्नामेंट फंड। तो हम जैसा वैसे उतारेंगे। कैपिटल फंड, अच्छा ये मेरा लायबिलिटी, ठीक है, और ये मेरा एसेट्स। कैपिटल फंड, उसके बाद क्या है आपका पवेलियन फंड है, पवेलियन फंड है। देन आपके क्या है, टूर्नामेंट फंड है, कैपिटल फंड हो गया। देन आपके पास टूर्नामेंट फंड है, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या बताया गया है, ओपनिंग बैलेंस बताया गया है। हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपीज़। सिमिलरली आपका पवेलियन फंड में ओपनिंग कितना है, ओपनिंग बैलेंस आपका है 10 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद टूर्नामेंट फंड में है 2 लाख रुपीज़, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज़। अच्छा, तो अभी हमने क्या कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अच्छा, देन पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। अभी पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है हमारे पास, 60,000 रुपीज़ का पवेलियन फंड का इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, सर आप पवेलियन फंड से क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं, आपका फंड नहीं घट रहा है, बात समझो। आपके पास फंड में कैश पड़ा हुआ था, उस कैश को आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या घटा, यहाँ पर कैश घटा और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये दिखेगा, आपका फंड नहीं घट, फंड एज इट इज 10 लाख रुपीज़ ही है, ठीक है, इसीलिए ये माइनस नहीं होगा। क्लियर, बात समझ में आया। अच्छा, फिर क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है आपका। अच्छा, ये हो गया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस एक्सपेंसेस। कितना है एक्सपेंसेस हमारे पास, 80,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस है, करेक्ट है। नेक्स्ट पवेलियन एक्सपेंसेस है, तो ये भी हमारे लिए है, खर्च है, तो माइनस करेंगे आपका एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज़, सही है। अच्छा,
अभी क्या बता रहा है, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। अभी क्या हुआ, हमें ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था इसमें हमें पवेलियन फंड में कुछ पैसा आया, तो हमारा पवेलियन फंड क्या हुआ, बढ़ा या घटा, बढ़ गया। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना गया इंटरेस्ट आया, 6000 का इंटरेस्ट आया, सही है। चलिए ये भी हो गया। डोनेशन फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए आपको कुछ डोनेशन मिला है, डोनेशन मिला है तो आप क्या पैसा को बढ़ा कि घटा, बढ़ गया ऑब्वियस है। प्लस डोनेशन, कितना का डोनेशन आया, 90,000 का डोनेशन आया टूर्नामेंट में, 90,000। नेक्स्ट क्या है आइटम, डोनेशन फॉर द पवेलियन। पवेलियन में आपको अगेन आपको कुछ डोनेशंस मिल गए तो वो बढ़ गया आपका फंड। प्लस डोनेशन, कितना रुपया हो गया डोनेशन का आपका, 50,000 रुपीज़। ठीक है, खत्म हो गया काम। अच्छा, हमेशा याद रखना, इसको क्लोज करने का एक तरीका है, एक पैटर्न है। आप जितने भी स्पेसिफिक फंड देना उनको पहले क्लोज करना, जितने भी स्पेसिफिक फंड्स होंगे आपके पास उनको पहले क्लोज करना। ठीक है, तो चलो अभी मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ। अच्छा ये माइनस है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, और इसे हम बाहर लिख लेंगे 300 16 हाथ में 1 2 लाख था तो ये 3,70,000 आ गया। पवेलियन फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये 50 + 6 तो 36, तो 10,36,000, 10,36,000। आपका कैपिटल फंड तो 2 लाख है तो 2 लाख ही रहेगा। क्लियर हो गया, ये है हमारा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट्स है, बहुत इजी था कि नहीं था, बहुत इजी था सर। चलिए एक और एग्जांपल करें, ठीक है करते हैं, जल्दी जल्दी इसको कॉपी करिए, जल्दी जल्दी इसको कॉपी करिए, फटाफट करिए, फिर हम करेंगे। हो गया कॉपी, ओके चलिए इसे हटाते हैं, साइड रखते हैं। चलिए ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 तो हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, हाथ मेरे हाथ में लिखते जाइए। ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड आपका मान के चलिए 2 लाख रुपीज़। ओपनिंग बिल्डिंग फंड आपका 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ओपनिंग पवेलियन फंड 4 लाख रुपीज़। हो गया यहाँ पे पवेलियन फंड, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप 3 लाख रुपीज़। ठीक है, बिल्डिंग फंड, सॉरी गाइस, इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख रुपीज़। देन आप ले लीजिए डोनेशन, डोनेशन फॉर पवेलियन 1 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट received from
पवेलियन फंड 20,000 रुपीज़, इंटरेस्ट रिसीव्ड 40,000 रुपीज़, सरप्लस 50,000 रुपीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़, पवेलियन expenses 10,000 rupees, prepare बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आया? यही करना है हमको। अच्छा, सबने लिख लिया? चलो बढ़िया। क्या हम बनाएंगे? हम बनाएंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अच्छा अभी देखिए क्या क्या है हमारा। कैपिटल फंड है, बिल्डिंग फंड है और पवेलियन फंड है। तो हम लिख लेंगे कैपिटल फंड, नेक्स्ट आपका बिल्डिंग फंड और आखिरी में लिख लेंगे हम आपका पवेलियन फंड। ठीक है, ये 3 टाइप के फंड हो गए हमारे पास। इनका कुछ कुछ ओपनिंग बैलेंस भी है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख रुपीज़ हो गया। ये ओपनिंग बैलेंस 10 लाख रुपीज़ हो गया। ओपनिंग पवेलियन फंड, ओपनिंग बैलेंस इज 4 लाख। ठीक है, हो गया, ये तीनों हो गए। उसके बाद हमें क्या बोला है? उसके बाद हमें बोल रहा है पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। क्या है ये हमारे लिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। तो हम क्या लिखेंगे? एसेट्स के साथ लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? लिखेंगे पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इज 3 lakhs। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख रुपीज़। चलिए हो गया ये भी। डोनेशन फॉर पवेलियन, पवेलियन के लिए आपका डोनेशन आया। तो डोनेशन आया तो मेरे लिए क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, मतलब हमारा फंड बढ़ गया। फंड बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? प्लस डोनेशन, कितना आया डोनेशन? 1 लाख रुपीज़।
ठीक है, हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन फंड, पवेलियन फंड का हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उससे हमें इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट आया तो हमारा फंड क्या हुआ, बढ़ गया, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, 20,000, 20,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा, ये बात को थोड़ा समझिए, ये जो हमारा इंटरेस्ट है ये किसी भी स्पेसिफिक फंड का तो नहीं दिख रहा है, किसी भी स्पेसिफिक फंड का हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तब ये कहाँ जाएगा, हमारा बिजनेस में अगर कुछ भी, अगर हमारे एनपीओ बिजनेस में अगर कुछ भी हमारा इनकम होता है तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, उसे हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट सिर्फ रिसीव्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। कैसे होगा, अभी मान लीजिए कि हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा, और ये मेरा, अभी ये मेरा इनकम, ये मेरा एक्सपेंडिचर। इनकम में हम क्या दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी वैल्यू होगा। यहाँ पे कितना वैल्यू है इंटरेस्ट रिसीव्ड का, 40,000, तो हम यहाँ पे कितना दिखाएंगे, 40,000। इसे हम कैपिटल फंड में लेके या आपका बैलेंस शीट में लेके नहीं जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आया? क्यों, क्योंकि ये बिजनेस का इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, एनपीओ बिजनेस का इनकम है, इसी के लिए। बट अगर यही किसी स्पेसिफिक फंड का होता, किसी भी स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट से आता, तब उसे हम क्या करते, उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड करते। जैसे कि अभी ये वाला था हमारा बिल्डिंग फंड का, कोई आपका इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पवेलियन फंड, तो हमने क्या किया, पवेलियन फंड में इसे ऐड किया। क्यों, क्योंकि ये पवेलियन फंड का इन्वेस्टमेंट से ही आया। बट ये जो इंटरेस्ट है आपका, ये कहाँ से आ रहा है ये हमें नहीं पता है, इसीलिए ये हमें हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। करेक्ट है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या बोलता है आपका, सरप्लस। सरप्लस क्या है, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट हमें कहाँ मिला होगा, ये प्रॉफिट हमें मिला होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मिला होगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्मेट याद करिए। तो मेरा इससे क्या हुआ, मेरा इससे कैपिटल का जो फंड है वो बढ़ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, सरप्लस। कितना है सरप्लस, 50,000 रुपीज़। समझ में आ रहा है बात, 50,000 रुपीज़ का सरप्लस हो गया। अच्छा, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ओके, ये बात को देखिए, अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इसका मैंने क्या बताया आपको, इसका अफेक्ट 3 जगह होगा। एक तो एसेट्स में आएगा, एक आपका बिल्डिंग में दिखेगा, एक आपका कैपिटल फंड में दिखेगा। आपने जैसे ही आपने बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बनाया, इसका मतलब है कि आपने एक बिल्डिंग बनाया जिसका वो पूरा तो नहीं बना है, कुछ हिस्सा बन चुका है, उसका वैल्यू कितना है, 3 लाख वैल्यू है। कितना वैल्यू है, 3 लाख का वैल्यू है, ठीक है। ये आपका एसेट तो बढ़ गया, सही है सर। बट ये जो आपका स्पेसिफिक फंड था वो तो घट गया। कितना घट गया स्पेसिफिक फंड, 3 लाख रुपीज़ घट गया। तो इसे आप एक्सपेंसेस बोल के दिखाएंगे। अगर आप एक्सपेंसेस बोल के दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका ये मैच नहीं करेगा, आपका कैपिटल घट जाएगा बट आपका एसेट बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपका जो स्पेसिफिक फंड था अब ये जनरल फंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये अब आपका जो आपने जो पैसा रखा था बिल्डिंग बनाने के लिए, उसे आपने बिल्डिंग बनाया। अब वो बिल्डिंग जो है एक नॉर्मल कैपिटल में आपका शिफ्ट हो गया, वो एक नॉर्मल कैपिटल बन गया। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, लिखूँगा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, कैपिटल
फंड, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करूँगा आपका ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये, बिल्डिंग फंड, अमाउंट इज 3 लाख रुपीज। समझ में आया? हमेशा याद रखो कि अगर कंस्ट्रक्शन का कुछ भी काम बोलता है तो उसे एसेट्स में डालो, उस स्पेसिफिक फंड से आप उसे माइनस करके कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, क्लियर है। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इससे इफेक्ट हुआ कि देखिए आपका 7 लाख तो बच गया कैपिटल फंड में, बिल्डिंग फंड में, लेकिन आपका कैपिटल एज इट इज रह गया, ये घटा बट ये बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि आपका जो नॉर्मल कैपिटल था वो आपका बढ़ गया और आपका एसेट भी बढ़ गया, तो ये बराबर रहा, एसेट भी लायबिलिटी रहा, बट आपका बिल्डिंग फंड से भी पैसा घट गया। क्लियर है, बात समझ में आया? अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पवेलियन एक्सपेंसेस है, पवेलियन का हमारा कुछ एक्सपेंसेस है, तो अब हम क्या करेंगे, उससे माइनस करेंगे, माइनस एक्सपेंसेस, एक सेकेंड, क्या हो गया, एक्सपेंसेस अमाउंट इज 10,000, 10,000 का एक्सपेंसेस हमारा है। क्लियर है? अब हम क्लोज करेंगे, चलिए इसको टोटलिंग करिए। एक सेकेंड रुकिए, चलिए करते हैं। ये वाला 10,000, ठीक है, ये वाला 10,000 माइनस हुआ, 3 लाख माइनस हुआ, और तो कुछ माइनस नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका 7 लाख। अच्छा, देन आपका ये कितना हो गया, -10, तो 5 लाख 10, 5,10,000, ओके, ये हो गया 3 to 5 and 350, 550, 5,50,000, दैट्स मच, इतना ही हमें करना था, काम खत्म, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी कॉपी करिए। हो गया? समझ में आया ना? सर ये आपको कंफ्यूजन दे रहा होगा, मुझे पता है, बात समझिए। आपने एक फंड बना के अगर रखा था, उस फंड का जो भी अब खर्चा, बिल्डिंग जब भी आप खर्चा बनाने के किए तो कहाँ से किए होंगे? ऑब्वियस है ना, आपने कैश में से पेमेंट किया होगा। हाँ सर, कैश में से पेमेंट किया होगा, तो कैश आपका क्या हुआ, माइनस हुआ, बट साथ में आपका एसेट्स जो था वो भी तो बढ़ गया। एसेट्स में क्या बढ़ा, आपका बिल्डिंग बढ़ा, कितना बढ़ गया बिल्डिंग, 3 लाख बढ़ गया, जितना यहाँ घटा उतना ही यहाँ पे प्लस हो गया। क्लियर है? ओके, समझ में आया ना ये बात? ठीक है, आपका कैश में से पेमेंट हुआ तो कैश घटा और बिल्डिंग बढ़ गया बोल के इसका कोई असर नहीं हुआ। इससे ये कैश का पेमेंट है, इससे फंड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास जो फंड था, उस फंड को आपने क्या यूज़ किया, बिल्डिंग वाले में यूज़ किया, तो वो फंड कितना हो गया, 7,000 हो गया, और यही फंड आपका कैपिटल जाके आपका कैपिटल फंड में ऐड होगा। क्लियर है? चलिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर होता है तो इतना बात समझिए कि आपका कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का जो भी होगा वो एसेट्स में ऐड करेंगे, बिल्डिंग फंड में से माइनस करेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, दैट्स मच। ये 3 जगह फिट पड़ेगा और ये करेंगे। क्लियर है? चलिए अब करते हैं एक और एग्जांपल, उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चंस। इसलिए मैंने यहाँ जगह बचाया था ताकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख सकें हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 3 में चलिए ओपनिंग कैपिटल फंड 3 लाख रुपीज़, ओपनिंग पवेलियन फंड
₹50,000 ओपनिंग बिल्डिंग है, टूर्नामेंट फंड 2,50,000, इसको 2,50,000 रखिए, इसको 50,000 करिए, ठीक है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड कितना हो गया, ₹15,000। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन फंड 2,00,000 रुपया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ना, पवेलियन फंड लिखा, क्या दिमाग में लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मान लीजिए 85,000, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट चलिए 1,500, और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 30,000 रुपीज़। इसमें क्या बनाएंगे हम, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, सही है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। चलिए ऐसे जल्दी कॉपी करिए, फिर आगे करेंगे। हो गया, मतलब कॉपी हो गया। रेडी, बनाया जाए। चलो मैं थोड़ा सा ऐसा करके बनाता हूँ। चलिए अब मैं ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। और सा पेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा से हो जाएगा। और सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो लकीर खींच लेते हैं फटाफट, ज़्यादा बड़ा इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये भी एक डाल देते हैं। आप बोलेंगे सर क्या कंजूसी कर रहे हैं। ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। चलिए बनाइए, बनाइए। ओके, इसके नीचे हम बना लेंगे आपका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज
अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। अब आइटम पुट करें। ओके, सबसे पहला चीज़ हमारे पास क्या क्या है, ओपनिंग फंड है, किसके किसके, कैपिटल फंड है, पवेलियन फंड है और ये। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर ही आपका कैपिटल फंड, उसके नीचे हमारा क्या है, पवेलियन फंड, पवेलियन फंड, देन उसके नीचे हमारा आ जाएगा टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड, ठीक है। अभी क्या करना है, ओपनिंग फंड का डालना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। इनका ओपनिंग बैलेंस है पवेलियन फंड का 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। और टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया बात। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देन डोनेशन फॉर द टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड के लिए क्या हुआ, मैं डोनेशन आया तो हम क्या करेंगे, प्लस डोनेशन, कितना का डोनेशन आया, 15,000, सॉरी, टूर्नामेंट फंड के लिए ना, मैं क्या लिख दिया, टूर्नामेंट फंड में प्लस डोनेशन 15,000, ठीक है, ये हो गया। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन फंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन फंड आया। देखिए अब कंस्ट्रक्शन तो कहाँ कहाँ दिखेगा, 3 जगह पे दिखेगा, सही है। तो क्या दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा यहाँ पर ही कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कितना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 2 लाख रुपीज़। अभी पवेलियन फंड से हम ये माइनस करेंगे, माइनस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, कितना, 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये, पवेलियन फंड, पवेलियन फंड 2 लाख रुपीज़, ठीक है, समझ में आ गया बात। उसके बाद ये हो गया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस है माइनस एक्सपेंसेस इज 85,000, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा बताइए, सर जनरल फंड तो कैपिटल फंड होता है, उसमें ऐड करते हैं, नहीं, ये हमारे लिए इनकम है। अब जब ये हमारे लिए इनकम है तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, इसे हम दिखाएंगे आपका यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाउ मच, 1500, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा 1500, सही है, कोई दिक्कत है, समझ में आया। अच्छा ये हो गया। अब और क्या लगा, इसे क्लोज कर लें क्या पहले, इसे क्लोज करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव तो वहाँ हो गया, और आपका एक बचा हुआ है ना जनरल फंड, तो इसे भी लिखिए जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, कितना है 30,000, ठीक है। अभी मेरा बात समझिएगा, जो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दिख रहा है सबको थोड़ा सा ना,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके पास है, लेकिन इसे आप पहले क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए स्पेसिफिक फंड्स जो भी हैं उन्हें क्लोज करेंगे, उसको क्लोज करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे, तब जाके आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और फिर पूरा बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। याद रखिए इस बात को, पहला स्पेसिफिक फंड क्लोज होगा, देन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज होगा, देन आपका कैपिटल फंड क्लोज होगा और बैलेंस शीट क्लोज होगा। क्लियर है मेरा बात? क्यों होगा अब देखिए, यहाँ पे इसको क्लोज जब हम करते हैं तो ये कितना बचा, यहाँ पर ही 50,000 बचा, ठीक है। इसे जब हम क्लोज करते हैं तो 65 है और 85 है। आपके पास में कितना फंड है? आपके पास में है 65,000 फंड, लेकिन आपका खर्च कितना हुआ है? 85,000 फंड का, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा आपका खर्च हुआ है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये कहाँ से आया आपके पास? इस पैसे का आपने भुगतान कहाँ से किया? ऑब्वियसली कि आपके जो जनरल फंड है वहाँ से एक्सपेंडिचर किया होगा, वहाँ से खर्च किया होगा। तो अगर जनरल फंड में कोई भी पैसा खर्च होता है या फिर कोई भी पैसा आपका इनकम में आता है तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं? उसे हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे आप सीधा सीधा नील लिख देंगे। क्या कर देंगे? नील लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ही नील लिख देंगे और जो भी आपका डेफिसिट अमाउंट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा आपका आ रहा है, डेफिसिट अमाउंट आ रहा है, वो आप दिखाएंगे एक्सपेंडिचर में। क्या बोल के दिखाएंगे आप? टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना रुपए का आएगा? 20,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस आएगा। क्लियर है बात? समझ में आया? यहाँ पे नहीं दिखाएंगे आप का जो है, आप यहाँ पे नहीं दिखाएंगे पूरा का पूरा, मतलब नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि आप बैलेंस शीट में नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखा सकते हैं कभी भी, क्योंकि आप जब इसको दिखाओगे तो क्या आएगा? -20,000 आएगा ना। क्या आएगा? -20,000 आएगा। ये हम बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। जब भी नेगेटिव बैलेंस आ जाए उसे आप ले जाएंगे एक्सपेंडिचर में। कोई भी स्पेसिफिक फंड अगर नेगेटिव में शो करने लगे तो उसे आप उसका एक्सपेंसेस मान के उसे आप ले जाएंगे एक्सपेंडिचर में। या फिर आपके पास और एक तरीका है कि जितना आपके पास फंड है उतना ही एक्सपेंसेस आप यहाँ पे दिखाइए, उतना ही यहाँ पे आप दिखाइए और बाकी का जो बचा हुआ एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाइए। क्लियर है? ये दो तरीका से आप कर सकते हैं। या तो पूरा एक्सपेंसेस 85 दिखा दीजिए, जो नेगेटिव बैलेंस आए उसको एक्सपेंडिचर में शो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफेक्ट वही होगा। या फिर आपके पास जितना फंड है, कितना फंड है यहाँ पे? आपके पास 65 का फंड है बट खर्चा 85 है, तो 65 यहाँ एक्सपेंसेस शो करिए, यहाँ बैलेंस 0 हो जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ 20,000 रुपीज़ है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आया? बस इतना ही करना है। अभी देखिए, पहले हमने स्पेसिफिक फंड क्लोज कर लिया, अब हम क्या क्लोज करेंगे? हम क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करने जाते हैं तो हमें दिखता है कि ये आपका 20,000, देन ये भी आपका 20,000, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ? बाई डेफिसिट, बाय डेफिसिट क्या है? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना रुपये आएगा? 18,500 रुपीज़। इसीलिए मैं बोला कि आप स्पेसिफिक पहले क्लोज करेंगे, फिर इनकम करेंगे, फिर आपका कैपिटल फंड करेंगे। अब देखिए, अब जब मैंने यहाँ क्लोज किया तो मुझे मालूम चला कि कुछ खर्च आने वाला है, मैंने यहाँ पुट किया। इसको क्लोज करने से मुझे मालूम चला कि सरप्लस होगा कि डेफिसिट होगा, डेफिसिट मालूम चला। अब ये डेफिसिट को मैं क्या करूँगा? ये कैपिटल अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा लॉस है। तो लेस आपका डेफिसिट कितना है? 18,500। कितना है? 18,500। बस अब इसको क्लोज कर लीजिए। इसे क्लोज करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 500, 90, एक सेकेंड कर लेते हैं ना, रफ में कर लेता हूँ मैं। 2 लाख माइनस 18,500, 500 यहाँ पे है, यहाँ पे 91, यहाँ पे 9 -8, 8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -8, 9 -
4,81,500 आपका बैलेंस आएगा। क्लियर है बात, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो ये आज की क्लास के इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आपका सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन। चलिए, ठीक है एवरीवन।